Hello aspirants, welcome to Simple Classes. Today we will cover 5th chapter of class 6 NCERT Geography. चैप्टर का नाम रहेगा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ऑलराइट, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। एग्जाम्स में इन्हीं चैप्टर के बेसिक्स में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और जनरली स्टूडेंट्स यही चीज अवॉइड करते हैं। आई रियली होप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ें और समझें एंड डू मेक गुड नोट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज बायोस्फीयर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से ही देखिए दोस्तों सब कुछ जुड़ा हुआ है। बायोस्फीयर के ही अंदर दूसरी चीज आती है, दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओशंस ऑफ द अर्थ विच आर 5 इन नंबर, मतलब जितने भी आप पूरे अर्थ पे हमारे ओशंस हैं दे ऑल कम अंडर हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा लिथोस्फीयर क्योंकि लैंड मास को बोला जाता है और ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हमारी अर्थ पे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है एंड व्हाट आर द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात यह है इट सस्टेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओके, जितनी भी तरीके की लाइफ है चाहे वो हाइड्रोस्फीयर पे, लिथोस्फीयर पे, एटमॉस्फेयर में, वो सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स बायोस्फीयर में सस्टेन की जाती है। आगे चल के इमेजेस के माध्यम से, इमेजेस की हेल्प से ये सारे कंसेप्ट्स मोर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। दोस्तों ये एनसीईआरटी की ही इमेज हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ली है। एक छोटा सा लैंडस्केप है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स के अंदर लाइफ फॉर्म्स, फिश, सारी ग्रीनरी, लैंड पोर्शन, आसमान, क्लाउड्स, उड़ते हुए जीव, ये सब दिखाए गए हैं। तो बेसिकली ये डिपिक्ट करता है बायोस्फीयर। तो व्हाट इज बायोस्फीयर? यहाँ पे एक डेफिनेशन जो हमें बताई गई है दैट इज बायोस्फीयर, हिंदी में जीव मंडल हम बोलते हैं, एंड इसकी डेफिनेशन रहेगी बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। जहाँ पे जमीन, हवा और पानी मिलती है उसका एक नैरो जोन को बायोस्फीयर बोला जाता है। देखिए जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, लैंड, एयर एंड वाटर का एक बहुत ही सुंदर समागम यहाँ बना हुआ है। इस जोन को जहाँ पे लैंड, एयर और वाटर, जमीन, वायु और पानी मिलते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी जीव मंडल। बायोस्फीयर को बायोस्फीयर बोलने का रीजन ये है बिकॉज दिस इज यूनिक, ये अपने आप में यूनिक है। रीजन हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, बिकॉज इट सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स। अब जितनी भी लाइफ हाइड्रोस्फीयर में है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी लाइफ फॉर्म लैंड पे है, जमीन पे है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं हाथी है, हिरण है, शेर है, और जितनी भी लाइफ हवा में है जो हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये सारी लाइफ फॉर्म एक तरीके से बायोस्फीयर के अंदर ही पाई जाती है। दिस इज द फीचर दैट मेक्स बायोस्फीयर यूनिक इन इटसेल्फ। एक बार फिर से रिवाइज करें, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट। किस चीज का कॉन्टैक्ट होगा? जहां पे जमीन, पानी और हवा आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी, उस नैरो जोन को बायोस्फीयर यानी जीव मंडल बोला जाता है। यूनिक फीचर बायोस्फीयर का क्या है? यूनिक फीचर बायोस्फीयर का है कि यहाँ पे हर तरीके की लाइफ फॉर्म, चाहे वो लिथोस्फीयर यानी भूमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, या फिर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, इन तीनों जोन्स में जो भी लाइफ फॉर्म रहेगी वो लाइफ फॉर्म बायोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ बायोस्फीयर। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। व्हाट इज लिथोस्फीयर? क्या होता है लिथोस्फीयर? हिंदी में इसको हम लोग भूमंडल बोलते हैं। हमारी पृथ्वी का जितना भी जमीनी भाग है उसको हम लोग लिथोस्फीयर यानी भूमंडल बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। जितना भी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट का जो रॉकी पार्ट अर्थ का सरफेस है वो, और उसके ऊपर की एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, दीज टू कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट लिथोस्फीयर। अर्थ की लेयर्स की अगर बात की जाए तो सबसे इनर मोस्ट लेयर थी कोर, बीच में थी मेंटल, आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट। सो क्रस्ट का जो ऊपर का भाग है जहाँ पे रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं और उसके ऊपर की एक छोटी सी लेयर सॉइल की, ये दोनों एलिमेंट्स मिलके लिथोस्फीयर बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें समझना चाहिए। जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने बोला था लिथोस्फीयर पे भी लाइफ फॉर्म सस्टेन करती है। वो लाइफ फॉर्म सस्टेन करने के लिए दिस थिन लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एंड व्हिच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स व्हिच इवेंचुअली फॉर्म द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। दोस्तों इनिशियल स्लाइड्स में हमने देखा था लिथोस्फीयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है continents. So let's study continents. Continents के बारे में कुछ important facts. These are 7 in number and they are separated by water bodies. Greater land mass of continents exist in northern hemisphere. इन तीनों important points का मतलब क्या है? We'll study all this with the help of image. As you can see, this is our Earth. ये हमारी Earth है. This all is land mass. अब important points जो हमने continents के बारे में पढ़े थे, तो ये सारे colorful जितने भी land mass आपको यहाँ दिख रहे हैं, these all are continents. Like we said, they are 7 number. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो ये 7
कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन एंटार्क्टिका। So these are the 7 continents. ये सातों कॉन्टिनेंट लिथोस्फेयर के अंदर आते हैं। The second point that we studied, these all continents are separated by water bodies. जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में वाटर बॉडीज की वजह से सेपरेटेड हैं। ये देखा जाए ये वाटर बॉडी, दिस इज अटलांटिक ओशन। यूरोप और अफ्रीका को देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स दीज 2 कॉन्टिनेंट्स। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन देखा जाए तो ये सेपरेट करता है ये ऑस्ट्रेलिया को एशिया से। सदर्न ओशन सेपरेट करता है एंटार्क्टिका को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सारे कॉन्टिनेंट से सदर्न ओशन सेपरेट करता है एंटार्क्टिका को। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी जस्टिफाइड हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट, ग्रेटर लैंड मास एग्जिस्ट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब जितना भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है, मोर देन 50% ऑफ लैंड मास, मोर देन 50% ऑफ कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा पार्ट हुआ? ये इक्वेटर है दोस्तों। ये लाइन जो जा रही है ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी किया था। उसके नॉर्थ के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब यहाँ से क्लियरली हम लोग एक चीज देख सकते हैं, जितना भी लैंड मास है, लैंड मास क्या था? ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स। मोर देन 50% ऑफ द लैंड मास, 50% से ज्यादा लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नीचे के हाफ में, सदर्न हाफ में बहुत ही कम ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का कुछ भाग, नॉर्थ अमेरिका का कुछ भाग और एंटार्क्टिका, सिर्फ यही लैंड मास एग्जिस्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर क्वेश्चन आए मोर ऑफ द लैंड मास एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इज इट ट्रू और फॉल्स? दोस्तों इसका आंसर रहेगा ट्रू। जो तो तीनों पॉइंट हमने स्टडी करे थे, कॉन्टिनेंट्स आर 7 इन नंबर, डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ दे आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, एंड द लास्ट वन, ग्रेटर लैंड मास ऑफ कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑल these 3 or 4 important points have been verified by us. Now moving on to the continents, we will study each continent separately. The very first continent that we'll study is Asia. Here are some important points that we need to remember and keep in mind with respect to Asia. It is supposed to be the largest continent. So there are 7 continents in number. Asia उन सब में सबसे बड़ा continent है. That makes Asia the largest continent of all. 1/3 of total land. इसका मतलब जितना भी लिथोस्फेयर एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, उस पूरे लैंड मास का 1/3 अकेले एशिया कंट्रीब्यूट करता है. That is the reason Asia is largest continent on earth. Whole of Asia lies in the northern hemisphere. लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो एशिया एग्जिस्ट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. One very important point, Tropic of Cancer passes through Asia. A very famous mountain range, Ural Mountains. Why it is important? Ural Mountains range एशिया में है. अब ये सब क्यों important है हम इमेज की सहायता से आगे देखेंगे. चलिए लेट्स वेरीफाई ऑल द पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे इमेज के माध्यम से. दिस ऑल इज एशिया, सारा भी एशिया के अंदर है. पहला पॉइंट था लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हम देख के बता सकते हैं. दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल. सातों कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है. This we can easily figure out. 1/3 of total land mass. अर्थ पे ऐसा माने ये पूरा लैंड मास है तो उसका 1/3, 1/3 लैंड मास एशिया अकेले कॉन्स्टिट्यूट करता है. रिमेंबर दिस फैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट वाज इट एग्जिस्ट्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो करता ही है बिकॉज दिस इज इक्वेटर. इसके ऊपर का सारा नॉर्थ है. अगर हम यहाँ से भी अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड करें वर्टिकली तो यहाँ से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के साथ साथ एशिया एग्जिस्ट करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एशिया. दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये हमें याद होना चाहिए. अच्छा एक और चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच कंट्रीज. देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका से पास कर रहा है, अफ्रीका से पास कर रहा है, एशिया से पास कर रहा है. तो टोटल अराउंड 16 कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. वो 16 कंट्री कौन सी हैं और वो किस कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करती हैं. इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी थी कि एशिया में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती है, दैट इज उरल माउंटेन. ये रही उरल माउंटेन्स की लोकेशन. मैंने कहा था व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो हियर वी कैन सी उरल माउंटेन डिवाइड करता है यूरोप को एशिया से, और इसी रीजन की वजह से उरल माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी माउंटेन रेंज एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो उसका आंसर होता है उरल माउंटेन्स. एशिया यहाँ पे पूरा हुआ. आप मेरे को बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है. एशिया के बाद हम लोग आएंगे यूरोप पे. ये पर्पल कलर में यूरोप की बाउंड्रीज हम लोग देख सकते हैं. दिस ऑल इज यूरोप. पहला पॉइंट था दैट यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया. यूरोप एशिया से छोटा है, ये हम देख सकते हैं. अगर लैंडमास की बात की जाए जाहिर है कि यूरोप एशिया से छोटा है. सेकंड पॉइंट, यूरोप लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया. एशिया के वेस्ट में, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है. यूरोप एशिया के वेस्ट में एग्जिस्ट करता है. आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है दोस्तों? दिस ऑल इज आर्कटिक सर्कल. यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल एग्जिस्ट करता है. ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर. दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरीफाइड. यूरोप के 3 साइड पे वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं. नॉर्थ में देखा जाए आर्कटिक ओशन है, ये पॉइंट सही है. साउथ में देखा जाए मेडिटेरेनियन सी है, ये बात भी बिल्कुल सही है. वेस्ट में देखा जाए तो अटलांटिक ओशन है. तो 1 2 3
आर्कटिक ओशन नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन सी साउथ में एंड अटलांटिक ओशन वेस्ट में। जो 3 साइड वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है यूरोप। तो ये पॉइंट भी सही हो जाता है। यूरोप के बारे में जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे, दैट इट इज स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा है, एशिया के वेस्ट में एग्जिस्ट करता है, यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है और यूरोप 3 साइड से नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने वेरीफाई करे। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। इसके बारे में सारे पॉइंट्स एक बार हम स्टडी करेंगे, यहाँ से एक बार रीड करेंगे एंड फिर मैप की सहायता से इनको वेरीफाई करेंगे। पहला पॉइंट है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जिस तरीके से एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अफ्रीका के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जितने भी 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अफ्रीका से पास करते हैं और ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, पास करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी दैट इज रिवर नाइल, वो अफ्रीका से पास करती है। बहुत ही फेमस डेजर्ट जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मैप की सहायता से स्टडी करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अफ्रीका, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, दे ऑल पास थ्रू अफ्रीका, हेंस दिस पॉइंट इज वेरीफाइड। रिवर नाइल, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो अफ्रीका के थ्रू पास होती है। ये पॉइंट भी वेरीफाई किया। रिवर नाइल विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो अफ्रीका से पास करती है। उसके अलावा सहारा डेजर्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अलोंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सहारा डेजर्ट से पास करता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज उरल माउंटेन्स हमने देखा था, सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। एटलस माउंटेन्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका एग्जिस्ट करती है। तो ये कुछ पॉइंट हमने अफ्रीका के बारे में जाने थे और मैप की सहायता से ये वेरीफाई भी हमने कर लिए हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स हमने कंप्लीट करे। चौथा कॉन्टिनेंट जो हम स्टडी करेंगे विल बी नॉर्थ अमेरिका। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे पॉइंट्स जितने भी हमें यहाँ पे विजिबल हैं, इन सबको हम इमेज की सहायता से वेरीफाई करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट था यहाँ पे, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या था हमने यहाँ पे देखा, एक बार इसको क्लियर करते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट साइज के टर्म्स में एशिया, उसके बाद हमने पढ़ा अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये हम छोटा सा लैंड का पॉइंट देखें, दिस इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या है? एक बहुत ही छोटी लैंड की स्ट्रिप होती है जो 2 बड़े लैंड बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। As of now, Isthmus of Panama connects North America and South America। एक बहुत ही छोटी लैंड की स्ट्रिप है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ती है। इस्थमस को हिंदी में स्थल संधि भी बोला जाता है। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। जब हम कॉन्टिनेंट स्टडी करते हैं, उनकी लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम एक चीज बहुत क्लियरली देख सकते हैं, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये थर्ड पॉइंट था यहाँ पे। लास्ट पॉइंट, 3 साइड से नॉर्थ अमेरिका ओशन से घिरा है। अब दोस्तों, आप ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो 3 ओशंस कौन से हैं जो नॉर्थ अमेरिका को 3 साइड से घेरते हैं। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे क्लियर हुआ। नॉर्थ अमेरिका हमने कवर करा। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है 5th कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे मैप की सहायता से। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था दैट साउथ अमेरिका एग्जिस्ट मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। मोस्टली मतलब पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये इक्वेटर है अगर, तो उसका कुछ हाफ इक्वेटर से ऊपर भी रहेगा, जो हम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट मेजोरिटी ऑफ पार्ट, ज्यादा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में यानी इक्वेटर के नीचे एग्जिस्ट करता है, जो हम यहाँ पे मैप की सहायता से क्लियरली समझ भी पा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दैट साउथ अमेरिका क्या पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो उसका आंसर होगा नो। सेकंड पॉइंट, साउथ अमेरिका के वेस्ट और ईस्ट साइड में ओशंस है, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑल्दो ये क्लियरली विजिबल भी है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, दोनों साइड से वेस्ट और ईस्ट में साउथ अमेरिका किन ओशन से घिरा हुआ है। ये एक्टिविटी जो मैं आपको देता हूँ, इनसे ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मेमोरी में एंग्रेव हो जाते हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो था, आप ये देख सकते हैं, वेस्टर्न साइड में एक बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज डिपिक्ट करता है, दैट इज एंडीज। तो एंडीज माउंटेन रेंज एग्जिस्ट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। ये पॉइंट भी क्लियर। एंडीज माउंटेन रेंज। अफ्रीका को स्टडी करते टाइम एक बहुत ही फेमस रिवर नाइल हम लोगों ने पढ़ी, दैट वाज सपोज्ड टू बी द लॉन्गेस्ट रिवर एंड इट पासेस थ्रू अफ्रीका। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में भी एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका नाम है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर इज सपोज्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवर
नाइल जो थी अफ्रीका में, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप स्टडी करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट दैट विल स्टडी इज ऑस्ट्रेलिया। ये छठा कॉन्टिनेंट है। इसके बारे में सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मेंशन करे गए हैं इनको मैप की सहायता से अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज द ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आइलैंड भी है। आइलैंड होने के सारे फीचर्स पूरे करता है। आइलैंड क्या होता है? वो लैंड मास जो चारों तरफ से ओशन या सी या किसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। ये सारे फीचर्स ऑस्ट्रेलिया भी दर्शाता है। अब ऑस्ट्रेलिया एक लैंड मास है, चारों साइड से ओशन या सी बॉडीज से घिरा हुआ है। आइए ये सारे फीचर्स मैप की सहायता से हम लोग देखते हैं। मैप में अगर देखें तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। साइज के हिसाब से क्लियरली विजिबल है दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर के सदर्न हाफ में पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया लाई करता है, यानी 100% ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लास्ट पॉइंट हमने देखा था जो काफी इंपॉर्टेंट था, इट्स एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या होता है आइलैंड कॉन्टिनेंट का मतलब? यस, चारों साइड से ओशन या सी इस तरीके की वाटर बॉडी से घिरा होना। आप देख सकते हैं चारों साइड से ऑस्ट्रेलिया ओशन या सी जैसी वाटर बॉडीज घिरा हुआ है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट जो स्टडी कर रहे थे मैप की सहायता से वेरीफाई भी कर लिया है। कमिंग ऑन टू द सेवेंथ एंड द लास्ट कॉन्टिनेंट दैट इज एंटार्क्टिका। आखिरी कॉन्टिनेंट जिसका नाम एंटार्क्टिका। ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग इमेज की सहायता से बिल्कुल अभी कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ इमेज की सहायता से देख सकते हैं, दिस एंटायर एरिया, दिस एंटायर लैंड मास इज एंटार्क्टिका। ये पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ के नीचे है। ये क्लियरली विजिबल है। 100% ऑफ एंटार्क्टिका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ पोल भी एंटार्क्टिका के अंदर आता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंटार्क्टिका में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश करे हुए हैं। यहीं पे इंडिया ने भी अपने 2 रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में स्टेशन किए हैं। पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू एंटार्क्टिका एज फार एज एनसीईआरटी क्लास 6 इज कंसर्न। डिटेल्स हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस के एनसीईआरटी की बुक्स में कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल कवर इज एटमॉस्फेयर। क्या होता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ थिन लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ। ये अर्थ है और एटमॉस्फेयर की ये थिन लेयर अर्थ को हर तरफ से सराउंड करके रखती है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन करे गए हैं। एटमॉस्फेयर का काम है टू होल्ड द एयर दैट वी ब्रीथ। जिस एयर को हम लोग ब्रीथ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं, उस एयर को होल्ड करके रखना एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यही एटमॉस्फेयर मून पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी रीजन की वजह से वहां पे एयर भी एग्जिस्ट नहीं करती। यही एटमॉस्फेयर जो एयर हम लोग सांस लेते हैं उस एयर को होल्ड करके रखता है और ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन एटमॉस्फेयर का ये है दैट इट प्रोटेक्ट्स अस और प्रोटेक्ट्स द एंटायर प्लैनेट फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। सूरज की जो हार्मफुल सोलर किरणें हैं उससे अर्थ को ये एटमॉस्फेयर बचाता है। अब हम बात करें एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, इतनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर जाता है। तो जनरली अर्थ के सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है और ये 1600 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। वो 5 लेयर कौन सी है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दोस्तों एटमॉस्फेयर हमने देखा क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ वी विल स्टडी वेरियस गैसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही नोन फैक्ट है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बचा कुचा 1% अदर गैसेस मिलकर बनाती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोमिनेंट गैस है। ऑक्सीजन जो 21% एग्जिस्ट करती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। प्लैनेट अर्थ की पूरी मैनकाइंड ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है सांस लेने के लिए। उसके बाद नाइट्रोजन की अगर बात करें, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, दैट इज 78%। उसका रोल क्या है? नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ में नाइट्रोजन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद अदर गैसेस में जहां कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है, इसके 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस है, उसी रीजन की वजह से अर्थ को गर्म रखने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट की ग्रोथ में। आपको पता हो प्लांट अपना खाना जब बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इंसानों के कंपैरिजन में एकदम उल्टा, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट प्लांट्स जितने भी हैं, ट्रीज, प्लांट्स, दे ऑल कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंट गैसेस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोगों ने समझे। दोस्तों एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है और एयर किस तरीके से वेरियस गैसेस को कॉन्स्टिट्यूट करती है, हमने लास्ट
स्लाइड में देखा। एयर के अंदर जितनी भी ये गैसेस होती हैं, क्या इनकी डेंसिटी हर जगह सेम होती है? दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको समझना है वो ये है कि जो डेंसिटी एयर की, क्या वो यूनिफॉर्म होती है, क्या वो हाइट के साथ बदलती है? आइए ये चीज देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। ये आपको समझाने के लिए एक हमने एयर का सैंपल लिया है। ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है, दैट डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज विद हाइट। हाइट के साथ डेंसिटी बदलती है। जो एयर धरती के पास होती है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, बहुत ही ज्यादा डेंस होती है, भारी होती है। बट जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते रहते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में लूजली पैक होते चले जाते हैं, और जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे, डेंसिटी वैसे वैसे कम होती चली जाती है। इसी रीजन की वजह से जब भी माउंटेनियर्स किसी माउंटेन एक्सपेडिशन पे जाते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है, वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एयर की डेंसिटी कम है तो अवेलेबल ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। इसी रीजन की वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी करना पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा, डेंसिटी ऑफ एयर इन आवर एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद हाइट। अगर जमीन के पास है तो एयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे, डेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट एटमॉस्फेयर को लेके, क्या ये एटमॉस्फेयर धरती पे प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो आंसर है यस, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ। क्या ये प्रेशर यूनिफॉर्म है? मतलब अर्थ के किसी भी पोर्शन पे अगर हम चेक करें तो क्या ये एटमॉस्फेयर द्वारा एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर यूनिफॉर्म है? तो नहीं, इसका आंसर है नो। ये कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन प्रेशर की वजह से हवा मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और उसको बोलते हैं हम विंड। ये हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। एक चीज हमने यहाँ पे समझी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर अर्थ पे लगाता है और वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक जगह ज्यादा प्रेशर है, एक जगह कम प्रेशर है, तो हवा कैसे मूव करेगी? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एग्जाम्पल की तरफ से मान लीजिए ये एक पाइप है और मैंने इस पाइप का एक एंड थोड़ा ऊपर फिक्स किया है। अगर मैं यहाँ से पानी डालूंगा तो ग्रेविटी की वजह से ये पानी यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि हमने इसका इनलेट वॉल्व को एक हाइट दी है। अगर ग्रेडियंट डिफरेंस है दोनों इनलेट और आउटलेट वॉल्व में, तो जो भी लिक्विड मैं यहाँ से डालूंगा वो आउटलेट वॉल्व से निकलेगा ही निकलेगा। इसी तरह प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस है अर्थ के दो जगहों पे, तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगा। कुछ स्लाइड्स पहले हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर का एक्सटेंट कितना है, दैट इज अराउंड 1600 किलोमीटर। अब ये 1600 किलोमीटर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? पांचों लेयर आपको याद होनी चाहिए। वेरी फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के सबसे पास। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओजोन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम सन। तो ओजोन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? ये ओजोन ग्राउंड लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है वो हार्मफुल होती है, बट जो ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है वो लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये पांचों लेयर आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, इस्थमस एंड स्ट्रेट। क्या होते हैं इस्थमस और स्ट्रेट? हिंदी में इस्थमस को स्थल संधि बोला जाता है और स्ट्रेट को जल संधि। जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इस्थमस ऑफ पनामा पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट करती है उसको हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। और इसी छोटी सी फाइन स्ट्रिप ऑफ लैंड को जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है उसको इस्थमस बोला जाता है। और इस्थमस ऑफ पनामा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे इस्थमस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरह आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट माने जलसंधि। व्हाट इज अ स्ट्रेट? डेफिनेशन के हिसाब से अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। इसका मतलब एक नैरो पैसेज है वाटर का जिसके दोनों साइड में बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। और स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट एक बहुत ही नैरो पैसेज है। किस चीज का? लैंड का या पानी का? पैसेज है ये पानी का। और क्या कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है दो बड़ी वाटर बॉडीज जैसे कि सीज या ओशंस, समुद्र या ओशंस। ये दो लार्ज वाटर बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं, ये सीज भी हो सकती हैं, ये ओशंस भी हो सकती हैं। तो स्ट्रेट इज व्हाट? इट्स अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, ये आप स्टडी करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये दो लैंड बॉडीज हैं दोनों साइड, और उनके बीच में एक छोटा सा पैसेज है, और इन दोनों साइड ये दो लार्ज वाटर बॉडीज हैं। अगर हमको इस पानी की बॉडी से इस पानी की बॉडी तक जाना है और
हम यहाँ से वहां जाएंगे इस नैरो पैसेज को यूज करके। तो ये नैरो पैसेज स्ट्रेट कहलाएगा। ये दो लैंड मासेज है, इनके बीच में एक नैरो पैसेज है जिसमें पानी फ्लो करता है और इसके दोनों एजेस पे दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं। या तो ये कोई सी हो सकते हैं या तो ये ओशन हो सकते हैं। इस नैरो पैसेज ऑफ वाटर को स्ट्रेट बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर। जब हम लिथोस्फीयर हमने कवर किया था, वहां पे एक चीज समझी थी, पूरी अर्थ पे जितना भी सॉलिड लैंड मास है दैट विल कम अंडर लिथोस्फीयर। जितनी भी तरीके का वाटर, जितनी भी तरीके का पानी का फॉर्म अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। पानी किस तरीके की फॉर्म में अवेलेबल है? ओशन, या तो जो पानी आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर्ड है, या फ्रेश वाटर, स्नो, या किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्म का प्रेसिपिटेशन। इवन एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। टू समराइज, अर्थ पे जितने भी तरीके के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, पानी एग्जिस्ट करता है, वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर के अंडर आता है। आउट ऑफ ऑल 97.2% वाटर ओशन की फॉर्म में है, जो बहुत ही सॉल्टी है एंड इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। इसको पीने या किसी भी यूज में नहीं लाया जा सकता। 2.8% पानी सेव है आइस शीट्स में और ग्राउंड वाटर में, यानी 0.03% सिर्फ फ्रेश वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है, जो ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स के कंजम्पशन के लिए फिट माना जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रखिए, 97.2% वाटर ओशंस में है, 2.8% वाटर आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर में है, और 0.03% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंजम्पशन के लिए। इसके अलावा ओशंस को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। कमिंग ऑन टू ओशंस, एज फ्रॉम आवर लास्ट स्लाइड वी कुड इजीली विजुअलाइज दैट ओशंस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 97% ऑफ हाइड्रोस्फीयर, और इसी रीजन की वजह से वी कैन कंक्लूड दैट ओशंस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक बड़ा हिस्सा ओशंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सारे के सारे ओशन विच आर 5 इन नंबर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एक दूसरे से सारे ओशन जुड़े हुए हैं। वाटर ऑफ ओशंस इज ऑलवेज मूविंग। ओशन के अंदर जितना भी पानी है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, और इसी मूवमेंट की वजह से 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं: वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। इन तीनों को हम नेक्स्ट एनसीईआरटीज में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ वी विल फोकस ऑन ओशंस। ओशंस में सबसे पहले वी विल डिस्कस पैसिफिक ओशन and some important points which are mentioned in the NCERT। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं that Pacific Ocean is the largest of all oceans। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। अर्थ का 1/3 हिस्से में पैसिफिक ओशन ही फैला हुआ है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं that how big Pacific Ocean is। क्या है मरियाना ट्रेंच? मरियाना ट्रेंच is the deepest part of Earth। अर्थ का सबसे डीप हिस्सा पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। उस हिस्से को नाम दिया गया है मरियाना ट्रेंच। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज की सहायता से देख सकते हैं, 4000 मीटर बिलो सी लेवल मरियाना ट्रेंच स्टार्ट हो जाता है। अब मरियाना ट्रेंच का ही सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जो करीब 11000 मीटर बिलो सी लेवल पे है, उसको चैलेंजर डीप बोला जाता है। ये कुछ दिन पहले न्यूज में भी था। आने वाले एग्जाम के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। लोकेशन की बात की जाए अगर, पैसिफिक ओशन एक थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक साइड से एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, दूसरी साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एग्जिस्ट करते हैं। मैप की सहायता से अगर देखा जाए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। एक साइड से एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साइड से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे हमने पैसिफिक ओशन की देखी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओशन। सेकंड ओशन इज अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन था। सेकंड लार्जेस्ट ओशन इज अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद इसका नंबर आता है। पैसिफिक ओशन की एक बहुत ही खास बात, जितने भी लैंडमास पैसिफिक ओशन को सराउंड करके रखते हैं, उनकी जो कोस्ट है वो इंडेंटेड है, दांतेदार कोस्ट लाइन है। जैसे कि आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं, जितनी भी ये कोस्ट लाइन है, कहीं पे भी एक स्मूथ बीच नहीं है। इस तरीके की कोस्ट लाइन को इंडेंटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कोस्ट लाइन इज आइडियल फॉर हार्बर्स एंड पोर्ट्स। इस तरीके की दांतेदार कोस्ट लाइन जब देखी जाती है तो हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए इनको आइडियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब स्मूथ सी बीच नहीं होता और पोर्ट्स और हार्बर्स होते हैं बिकॉज ऑफ इंडेंटेड कोस्ट लाइन, तो हमारे कार्गो के शिप्स जिनके थ्रू ट्रेड किया जाता है थ्रू द सी एंड ओशंस, वो सीधे आके यहाँ पे इन पोर्ट्स एंड हार्बर्स को ये कार्गो शिप्स यूज करते हैं डॉक करने के लिए। अगर किसी कंट्री के पास इस तरीके की इंडेंटेड कोस्ट लाइन है तो वो उस कोस्ट लाइन को यूज करती है ट्रेड के लिए सी और ओशन रूट के थ्रू, क्योंकि इस तरीके की कोस्ट लाइन पे सी वेसल्स, ट्रेड वेसल्स आके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ से माल उतारा और चढ़ाया जा सकता है। और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इस पूरे एरिया में जिसको अटलांटिक ओशन सराउंड करता है, वहां पे इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे पोर्ट्स और हार्बर्स यहाँ देखे जाते हैं। और क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स और हार्बर्स हैं, अटलांटिक ओशन को बिजिएस्ट ओशन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज कोशिश करती हैं कि उनका मेजर ट्रेड एंड कॉमर्स इनकी इस इंडेंटेड कोस्ट लाइन का फायदा ले, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स इन हार्बर्स एंड पोर्ट्स के माध्यम से किया जाए। लोकेशन की अगर हम बात करें, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्थ
अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। अगर लैंड मास देखें किस कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है, वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे हमने लोकेशन देखी, ये बिजिएस्ट ओशन है बिकॉज जितनी भी लैंड मास है मेजरली उनकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, दैट मेक्स इट आइडियल फॉर हार्बर्स एंड पोर्ट्स। थर्ड ओशन दैट वी विल स्टडी इज इंडियन ओशन। इट इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। इकलौता ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे दिया गया है। ज्यादा कुछ फैक्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में मेंशन नहीं करे गए हैं अपार्ट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडियन ओशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडियन ओशन की हम लोग देखते हैं। ये पूरा इंडियन ओशन है। नॉर्थ में इसको बाउंड करा है इंडिया ने, सदर्न इंडियन पेनिनसुला, वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। नॉर्थ में इंडिया, वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। इट इज एन ओनली ओशन which is named after a country, that is India. This is all about Indian Ocean with respect to Class 6 NCERT. Second last ocean is Arctic Ocean. It is located within Arctic Circle. What is Arctic Circle? ये हमारे नॉर्थ पोल का टॉप व्यू है। ये पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल है। यहाँ पे ये मेंशन करा गया है दैट आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल। ये हम क्लियरली देख भी सकते हैं। ये पूरा आर्कटिक सर्कल है तो उसके अंदर आर्कटिक ओशन लोकेटेड है। आर्कटिक ओशन सराउंड्स नॉर्थ पोल, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ पोल ये है एंड देयर इज दिस ओशन, अ वाटर बॉडी दैट सराउंड्स इट कंप्लीटली। दिस वाटर बॉडी इज आर्कटिक ओशन। नॉर्थ पोल को आर्कटिक ओशन सराउंड करता है। इस इमेज की हेल्प से देख भी सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मेंशन करा है एनसीईआरटी में, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। आपको याद हो स्ट्रेट क्या था? इट्स अ नैरो पैसेज, जैसे कि यहाँ पे ये एक डायग्राम हमने बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये दो लैंडमास हैं, दिस इज आर्कटिक ओशन एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। ये एक छोटा चैनल है। ये चैनल आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। दीज आर द टू लैंड मासेस ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। दिस इज रशिया एंड ऑन अदर साइड वी हैव यूएसए। बीच में एक नैरो पैसेज है वाटर बॉडी का। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन का है, दिस ऑल इज आर्कटिक ओशन। बीच में फिर एक पानी का एक नैरो बॉडी है, नैरो चैनल है, और ये पैसिफिक ओशन है। और ये नैरो चैनल की वजह से आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड टू पैसिफिक ओशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्कटिक ओशन। लास्ट ओशन एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज सदर्न ओशन। सदर्न ओशन encircles Antarctica completely. Antarctica क्या है? This is one of the 7 continents and this we have studied in previous slides also. Southern Ocean Antarctica को चारों तरफ से encircle करता है। नॉर्थ में Southern Ocean का क्या एक्सटेंट है? ये पूरा Antarctica है। This is a continent as well. चारों तरफ से ये जो वाटर बॉडी Antarctica को encircle करती है, this is Southern Ocean. नॉर्थ में Southern Ocean का एक्सटेंट क्या है? यानी नॉर्थ में Southern Ocean कितने डिग्री तक फैला हुआ है? तो उसका आंसर है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट सदर्न ओशन एंड यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नीडलेस टू से हमारी टीम काफी मेहनत करती है आप सबके लिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। आपको ये एजुकेशनल कंटेंट अच्छा लगता है वो भी बताइए। दिस विल हेल्प आवर टीम अ लॉट। बहुत जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।